क्षोभ ही दुख अथवा क्लेश है। क्षोभ या समस्या अथवा दुख के निवारण हेतु ही जीने की आशा जागृति पूर्वक प्रमाण आवश्यकता है। जीने की आशा में उद्भव विभव एवं प्रलय समाविष्ट है। जीवावस्था में शरीर रचना प्राणावस्था की रचना क्रिया है। इसमें विभव सबसे प्रिय है, जो स्थायी नहीं है। भ्रमवश मानव भव में ही बल रूपद धन के स्थायीकरण लिए प्रयास करता है, जो उसका स्थायी गुण न होने के कारण असफल है। उपरोक्त अनुसार विभव काल की स्थिरता तथा इसमें की गई उपलब्धियां की स्थिरता सिद्ध नहीं। मानव का विभव जागृत परंपरा ही है। रुक जाते हैं थोड़ा सा इसमें। जी। मुझको लग रहा है कि कई चीजें ऐसी हैं जो हम सब की समझनेगी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये सारे शब्द जो हैं ये जागृत मानव को के लिए कह रहे हैं। जैसे इनमें क्या होता है, इनमें भूतकाल के स्मरण से, है ना, लाइक पास्ट को लेकर के याद करके, और भविष्य को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के कोई भी पीड़ा है वो नहीं रहती है, और वर्तमान से विरोध भी नहीं होता है ना। दे आर एट पीस विद प्रेजेंट ऑल्सो। ये जो है ये शिविर की भाषा, सोमभैया शिविर में भी इसको जो है वो इस तरीके से रखते भी हैं कि भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध और भविष्य की चिंता, ये जो है ये भ्रमित मानव का इंडिकेशन है। और भूतकाल के स्मरण से कोई तकलीफ ना हो, भविष्य की कोई चिंता नहीं है और वर्तमान से विरोध नहीं है, ये जागृत मानव का लक्षण है। तो ये अपने में मूल्यांकन करने की बात है। ये आकलन जो है, ये अनुभूतियां, ये मेरे अंदर मेरी स्थिति के अनुसार मैं इनको कैसे देखता हूँ। तो कितनी भूतकाल की चिंता रहती है, भूतकाल पीड़ा रहती है, कितना भविष्य की चिंता रहती है, कितना वर्तमान से विरोध रहता है, ये चीजों की तरफ जो है ये इस तरह से इस अनुभूति में लिखा। ये जो अगला वाला है, इसमें ये जो एक्सप्लेनेशन है मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है। मुझे लग रहा है नए साथी जो है इनका भी इस तरफ सिंपली इसमें इंक्लूडेड है। जागृति से पहले वाली सारी स्थितियां जो है उसमें क्या है, जागृति क्रम में मानव जो है वो रूप, बल, धन और पद के बढ़ने को समक्रिया के रूप में, मतलब सम मतलब जो मेरे को लगता है कि हाँ ये अच्छी चीज है। तो रूप, बल, धन, पद, ये जैसे बढ़ती हैं चीजें, तो इसको हम एक अच्छे तरीके से स्वीकार करते हैं। मतलब हमें अनुकूल लगता है कि हाँ ये अच्छी बात है। और इनके बने रहने को, है ना, तो एक तो है कि धन बढ़ रहा है, पद बढ़ रहा है ना, तो उससे उसको समक्रिया के रूप में। एक ये है कि बढ़ नहीं रहा है, लेकिन जितना बना है वो भी मेरे को ठीक लग रहा है, तो वो बना रहे। जितना रूप है वो भी ठीक लग रहा है और वो बना रहे, इसको मध्यस्थ क्रिया के रूप में। और इनके घटने को विषम क्रिया के रूप में। विषम क्रिया क्या हुई, समथिंग व्हिच आई डू नॉट लाइक, जो जो अच्छा नहीं लगता है, तो मुझे सहज रूप में स्वीकार नहीं है। तो पैसा कम होता है ना, पोजीशन कम होती है, फिजिकल स्ट्रेंथ कम होती है, रूप कम होता है। रूप, बल, धन, पद, ये जो है इनका कम होना जो है इनके घटक को विषम क्रिया के रूप में पहचाने रहते। तो ये मुझे काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात लगी है। मैं जब अपने में जांचा तो मुझे लगा कि हाँ ऐसा ही रहा अपने साथ में जब तक ये वाला कंटेंट नहीं आया था। तो इस प्रकार जागृति क्रम में भ्रमवश सम व मध्यस्थ क्रियाएं सभी को स्वीकार रहती हैं। ये भी ठीक बात है, यही बोला कि रूप दन बल ये बढ़े तो सम क्रिया और बना रहे तो मध्यस्थ क्रिया। तो सम और मध्यस्थ ये स्वीकार रहती है, विषम अस्वीकार रहती है। इसलिए क्लेश में रहते हैं, इसीलिए दुखी रहते हैं, इसीलिए इनर कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है। वही इनर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आउटर कॉन्फ्लिक्ट में भी एक्सप्रेस होता है।
जागृत मानव परंपरा में जीवन का वैभव एवं महत्ता प्राथमिक हो जाते हैं, तो दे बिकम प्राइमरी। जागृत मानव परंपरा में शरीर और जीवन में से अब जीवन की प्रायोरिटी, जीवन जो है उसकी उसकी प्राथमिकता हमें समझ में आ जाती है। ये रूप पद धन बल जो है, ये वस्तुओं और शरीर के आधार पर जो है हम इनको महत्व दे रहे थे, अब पता चला कि महत्वपूर्ण तो जीवन ज्यादा है। तो भौतिकताएं द्वितीय हो जाती है ना? द्वितीय मतलब सेकेंडरी हो जाती है। प्राइमरी क्या हो गया? जीवन जो है वो प्राइमरी हो गया और भौतिकताएं जो है वो सेकेंडरी हो गई। तो जब भौतिकता ही सेकेंडरी हो गई तो भौतिकता से रिलेटेड सम विषम और मध्यस्थ जो है ना वो हमें इतना नहीं अफेक्ट करता, इतना नहीं प्रभावित करता, इतना नहीं इम्पैक्ट करता, जिसे हम हम पहले उससे प्रभावित हो जाते थे। इसको भी मैं अपने में देख पाया, आप भी सब अपने में इसको धीरे-धीरे करके जाँच सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये अनइम्पोर्टेंट हो जाती हैं, लेकिन ये सेकेंडरी हो जाती हैं, भौतिकताएँ द्वितीय हो जाती हैं। तो भौतिकता से रिलेटेड जो है वो सम, विषम, मध्यस्थ जो है वो भी अपने आप में सेकेंडरी हो जाता है। ठीक है? तो क्षोभ ही दुःख अथवा क्लेश है, ठीक है? क्षोभ या समस्या अथवा दुःख के निवारण हेतु मतलब टू गेट रिलीफ फ्रॉम दैट, जीने की आशा जागृति पूर्वक प्रमाण आवश्यक है। तो जागृति से ही जो है ये सारा हो। इसके बाद में जो ये अगली अनुभूति है, ये भी जो भी हमने पहले स्पष्टीकरण पढ़ा उसी से ही रिलेटेड है, कि जीने की आशा में मतलब भ्रमित अवस्था में उद्भव, विभव एवं प्रलय समाविष्ट है। ये सब जो है वो इंक्लूडेड है। जीवावस्था की शरीर रचना, प्राणावस्था की रचना क्रिया है। तो जो शरीर है ये कोशिकाओं से बना है, प्लांट्स भी कोशिकाओं से बने हैं, तो उस हिसाब से शरीर को एक तरह से प्राणावस्था की इकाई के रूप में बता रहे हैं। इनमें विभव सबसे प्रिय है, जो स्थायी नहीं है। मतलब हमारा शरीर बना रहे, हम हमेशा स्वस्थ रहे, हम कभी बूढ़े ना हो, हम कभी मरे ना। ये परंपरा में भी जो है ना, और अभी काफ़ी सारी साइंटिफिक फ़िक्शन में भी आदमी कभी मरे ना, इसके ऊपर ऐसा लगता है कि बहुत बहुत ध्यान जाता है। फ़िल्म्स के प्रोड्यूसर्स का भी जाता है और परंपरा में भी काफ़ी सारी बातें ऐसी हुई है कि आदमी अमर होना चाहता है। तो जब शरीर के लेवल के ऊपर वो अमरता विभव का क्या मतलब हुआ? विभव क्या है? किसी चीज़ का बढ़ना, और विभव क्या है? बने रहना। इसको मध्यस्थ कह रहे हैं। तो सम, ये उद्भव मतलब सम, विभव मतलब मध्यस्थ और प्रलय मतलब विषम। तो ये इनको पर्यायवाची रूप में बाबा जी ने भी बार-बार यूज़ किया है। तो इसमें किसी चीज़ का बने रहना सबसे प्रिय लगता है हमको। हाँ भाई, शरीर बना रहे, आदमी बना रहे, कभी मृत्यु ना हो, कभी बूढ़ा ना हो। लेकिन बाबा जी ध्यान दिला रहे हैं कि इनमें विभव सबसे प्रिय है जो स्थायी नहीं है। अब शरीर है और शरीर अमर हो जाए, अस्तित्व में ऐसा कोई नियम एटम से बनी हुई कोई भी चीज अपने आप में स्थिर नहीं है, हमेशा बनी रहेगी ऐसा नहीं होगा। उसकी आयु हो सकती है। हम धरती को भी देखें, एटम से बनी हुई है, इसकी आयु हो सकती है कुछ मैनी बिलियंस ऑफ ईयर्स, बट स्टिल स्टिल ये स्थायी नहीं है। तो एटम से बनी हुई कोई भी चीज स्थायी नहीं है, हमारा शरीर भी स्थायी नहीं। तो भ्रमवश मानव ने विभव में ही बल, रूप, पद और धन के स्थायीकरण का प्रयास करता है। तो रूप, पद, धन, बल ये परमानेंट हो जाए, स्थायीकरण मतलब हमेशा के लिए बन जाए, इसकी कोशिश करता है। लेकिन ये रूप, पद, धन, बल ये अपने आप में स्थायी है ही नहीं। तो मानव का प्रयास हमेशा असफल रहता है। भौतिकता में रूप, पद, धन, बल का स्थायीकरण है नहीं। तो इस कारण जो है वो विभव काल की स्थिरता और उसकी उपलब्धियों की स्थिरता होती नहीं है। उससे आदमी क्लेश में रहता है, परेशान रहता है, दुखी रहता है। तो मैं उनमें से शरीर सेकेंडरी है, जीवन जो है प्राइमरी है। एक बार हमको फील में आए तो इसको हम जो है आगे अगली पीढ़ी तक भी दे पाएंगे। एक्चुअल में एजुकेशन का पूरा काम मैं एक हमारे साथ में अशोक गोपाला जी, उनका एक शिविर सुन रहा था, सेशन था, लाइव सेशन था, मैं साथ में बैठा था। मुझे बड़े अच्छे से लगा कि ये शिक्षा तो शिक्षा है।
तो शिक्षा क्या है कि पूरी मानव जाति ने आज तक जो कुछ भी काम की वस्तु पाई, उसको हम अगली पीढ़ी को निचोड़ के रूप में दें। तो मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। ये भी अगर काम की चीज लगती है, अगर हमें काम की चीज लगती है, तो फिर ये अपने से स्वयं स्फूर्त विधि से ऑटोमेटिकली ये जो है ये काम निकल कर आता है। अरे भैया, ये तो इतने काम की चीज थी, ये हमें किसी ने नहीं बताई, मतलब अभी तक परंपरा में नहीं आई है, लेकिन चीज काम की है, तो अब इसको परंपरा में लाना आवश्यक है। ये फिर जागृत परंपरा का स्वरूप बनता है। तो इतनी बात जो है मुझे लगा कि इस पेज पे कर लेते हैं। किसी का आप में से कोई और ध्यान गया हो, कुछ चर्चा करनी हो तो बताएं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। कोई प्रश्न नहीं है, आगे बढ़े भैया। मेरी आवाज तो आ रही है ना? संजीव भैया, शोभ का क्या मतलब होता है? हाँ, शोभ भैया ये दुख ही बोला ना, मतलब जैसे है ना, मतलब बेसिकली वो पहले एक सूत्र भी आया था कि क्या था वो, विश्राम की क्या है, त्रिशा से रिलेटेड कुछ था। शोभ मतलब विलाप करना या ये है। नहीं, विलाप नहीं, मतलब इसको ऐसा कह सकते हैं कि कोई चीज वेस्ट हो जाना ना, कुछ एफर्ट किया और उस एफर्ट का रिजल्ट जैसा मैं चाहता था वैसा नहीं आया, तो वो एफर्ट ऐसा लगता है कि सारी की सारी मेहनत बेकार हो गई, है ना। तो वो उस लॉस को लेकर चले, जैसे शब्द और जगह पे भी आएगा, हम उसको जो है प्लेस कर पाएंगे। तो ये पेज 15 पे है भैया, ये श्रम के शोभ के बराबर ही विश्राम की तृषा है। तो जितना जितना हमारा एफर्ट जो हम लगा रहे हैं गलत दिशा में, उसकी जो है ना, ये श्रम का, असार्थक, ये श्रम का क्षोभ, बिल्कुल। हाँ, वो सार्थक नहीं है, जो हमारा वेस्ट हो रहा है एफर्ट, उसके बराबर ये तृषा हो रही है, मतलब प्यास हो रही है विश्राम के लिए। अभी मेहनत कर रहा है और मेहनत करने के मूल में निकलता क्या है कि भैया, लगता है ऐसा यार, मेहनत तो की, जो रिजल्ट चाहता था अपने में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने आसपास जहां पर तक भी मैं सोच पाता हूँ, वो वाला रिजल्ट नहीं दिखा है, तो ऐसा लगता है सारी मेहनत खराब है। ऐसा रिलेट कर सकते हैं कुछ कुछ? जी भैया। ये भैया पेज 7 पे भी है इसकी परिभाषा शोभ की। ओके, पात्रता की अपनता है। तो पात्रता मतलब बेसिकली मोटा मोटा से ये हुआ कि ये खुद को हमें पता ही नहीं चल रहा श्रम करना किधर है ना। तो शायद इस बाबा जी ये कर रहे हैं कि हम गलत दिशा में श्रम कर रहे हैं, तो गलत दिशा में श्रम कर रहे हैं, यही पात्रता की अपूर्णता है बेसिकली। तो गलत दिशा में श्रम कर रहे हैं तो श्रम से रिजल्ट आएगा नहीं जो आना था, है ना। तो श्रम जो है वो पूरा का पूरा वेस्ट हो जाता है। इस तरह से इसको देख, मैं इसको भी ऐसे देख रहा हूँ, अब भी मुझे लग रहा है धीरे धीरे देखें मुझे क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद भैया। विस्तार से रिजल्ट निकल कर आ नहीं रहा, और क्या करूं कि रिजल्ट आ जाए ये पता नहीं है। हाँ, बिल्कुल तो ठीक है। विवशता ही दुख अथवा क्लेश है, वही मतलब आ गया ना। हाँ जी, ठीक है, आगे भी पढ़ लेते हैं। फिर पढ़ना चाहेंगे? मैं पढ़ लेता हूँ। हाँ जी। प्रकृति को रूप, प्रभाव को गुण, वस्तु स्थिति को तत्व तथा किसी रूप, क्रिया, वस्तु व स्थान को निर्देश करने हेतु प्रयुक्त शब्द की नाम संज्ञा है। रूप एवं गुण सापेक्ष और सामयिक तथ्य किसी क्रिया या क्रिया समुच्चय का परिणाम भावी है, उसकी सामयिक
तथ्य संज्ञा है। समस्त तत्व निरपेक्ष में संप्रक्त कार्यरत है। भाषा के मूल में भाव, भाव के मूल में मौलिकता, मौलिकता के मूल में मूल्यांकन, मूल्यांकन के मूल में दर्शन, दर्शन के मूल में दर्शक, दर्शक के मूल में क्षमता, योग्यता एवं पात्रता, क्षमता, योग्यता एवं पात्रता के मूल में सत्य, भास, आभास, प्रतीत, भास, आभास, प्रतीत के मूल में भाषा है। यह सब चित्त की क्रिया है जो दर्शक के जागृति के अनुसार सफल है व असफल है। पदार्थावस्था एवं प्राणावस्था की सृष्टि मेधस रहित तथा जीवावस्था व ज्ञानावस्था की सृष्टि मेधस संपन्न है। मेधस चैतन्य इकाइयों की इच्छाओं एवं आकांक्षाओं के संकेत को ग्रहण करने योग्य क्षमता, योग्यता और पात्रता सहित संप्राण अंग ही मेधस, जिसकी अवस्थिति सामान्यतः मानव के शिरोभाग में पाई जाती है। जीवन पुंजस्थ आशा, विचार, इच्छा, रितंबरा तथा प्रामाणिकता, प्रमाण का प्रसारण, संकेत ग्रहण मेधस पर ही है, जिसके अनंतर ही ज्ञानवाही एवं क्रिया ही प्रक्रियाएं मानव में पाई जाती हैं, जो मानव परंपरा में परावर्तित होता है। पुंज चैतन्य इकाई सहज कार्य सीमा सहित जो आकार है उसे पुंज की संज्ञा है। ऐसे पुंज के मूल में एक ही पूर्ण परमाणु का अस्तित्व है, जिसमें ही आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति तथा मन की क्रियाएं द्रष्टव्य हैं। प्रश्न: आशा, विचार, इच्छा, रितंबरा एवं प्रामाणिकता सहित सहज प्रमाणों के संकेत में इद्धस तंत्र पर प्रभाव डालने हेतु प्रयुक्त तरंग की प्रसारण संकेत संज्ञा है, जिसमें प्रत्याशा का होना आवश्यक है। ग्रहण, विसर्जन, निग्रह, अनुग्रह, संग्रह एवं उदारता के हित से ही समस्त सुख आकांक्षाएं हैं। ग्रहण उपयोगिता की मूल्यांकन ही ग्रहण संज्ञा है। विसर्जन अनुपयोगिता की विसर्जन संज्ञा है। निग्रह निग्रह स्वयं सम्यता के अर्थ में प्रवर्तित। आशाएं आस्वादन के रूप में, विचार प्रसारण के रूप में, इच्छाएं, कांक्षाएं प्रयोग एवं व्यवहार के रूप में तथा रितंभरा दृढ़ता एवं निष्ठा के रूप में व्यक्त है। यह क्रम से मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि से प्रदर्शित होने वाले गुण स्वभाव सहित क्रिया पक्ष है, अर्थात मन से आशा, वृत्ति से विचार, चित्त से इच्छा, आकांक्षा और बुद्धि में अनुभव, प्रमाण, रितंभरा क्रियाएं। हर चैतन्य इकाई दृष्टि संपन्न है। जड़ परमाणु विकासपूर्ण चैतन्य परमाणु होते तक दृष्टि संपन्न नहीं है। अपने दृष्टि के द्वारा दृश्य को देने हेतु दर्शक द्वारा प्रयुक्त क्रिया एवं प्रक्रिया ही दर्शन है, जिसकी उपलब्धि दर्शन की उपलब्धि समझ या ज्ञान है। ज्ञान से ही स्व एवं परस्परता का निर्णय तथा अनुभव एवं अभिव्यक्ति है। जागृत मानव में स्वयं होने का बोध व संपूर्ण अस्तित्व होने का बोध होता है। यही स्व एवं परस्परता है। अपने वातावरण में स्थिति पूर्ण, अपूर्ण, रूप, गुण, स्वभाव, धर्म, योग, वियोग, क्रिया, प्रक्रिया, परिणाम, फल, ह्रास और विकास का संकेत ग्रहण दर्शन द्वारा ही दर्शक किया है। चैतन्य इकाई स्वयं जीवन पुंज, वृत्ति, चित्त, बुद्धि व आत्मा का अध्ययन है। इसके पूर्व मानवीयता और यहाँ रुक जाते हैं भाई, थैंक यू। इसके बाद जो है ना वो अमानवीयता और मानवीयता और उस सब का डिस्कशन शुरू हो जाएगा, उसको इकट्ठे रीडिंग करके ले लेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ तक जो है ना ये
क्या हुआ है अभी कि ये जो हमने 2 पेजेस पढ़े हैं ये मतलब इसका जिक्र करना जो है वो कुछ शुरू किया है, तो एक बार देख लेते हैं किस तरह से कर रहे हैं यहाँ पर। तो आकार जो है, आकृति जो है उसको रूप कह रहे हैं, है ना। एक इकाई का दूसरी इकाई पर कुछ प्रभाव पड़ता है उसको गुण कह रहे हैं, है ना। और वस्तु स्थिति जो है उसको तत्व या रियलिटी के रूप में, तथा किसी रूप क्रिया वस्तु स्थान को निर्देश करने वाले प्रयुक्त शब्द की नाम संज्ञा, है ना। जब भी हम कोई नाम कहते हैं, नाम का मतलब है किसी स्पेसिफिक रियलिटी को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर वो भाषा के रूप में बताया कि नाम जो है उसको रूप के लिए भी नाम, गुण के लिए भी नाम और किसी रियलिटी के लिए भी नाम, इस तरह से जो है हम कह रहे हैं। रूप एवं गुण सापेक्ष है, सापेक्ष मतलब परस्परता में, है ना, एक दूसरे से संबंधित। तो एक चीज बाबा जी शब्द यूज करते हैं सापेक्ष और निरपेक्ष। तो निरपेक्ष जो है वो व्यापक को बोला, है ना। तो वो वो मतलब सबको एक समान उपलब्ध है। उसका ऐसा नहीं कि किसी के साथ में एक तरह सा व्यवहार होगा, किसी के साथ में दूसरी तरह से व्यवहार होगा, ऐसा नहीं है। तो उसको निरपेक्ष बोला। रूप और गुण जो है इसको बता रहे हैं कि ये सापेक्ष है और सामयिक तथ्य है। सामयिक तथ्य क्या हुआ? जिसका परिणाम भावी है। परिणाम भावी है मतलब जैसा अभी है भविष्य में वैसे से कुछ और बन जाएगा, कुछ उसमें परिवर्तन होगा, उसको कह रहे हैं कि इसका अभी परिणाम आएगा, परिणाम बदलेगा। ये हुआ बेसिकली कि टाइम के हिसाब से हम किसी चीज को पहचान रहे हैं। आज कोई चीज है, आगे नहीं रहेगी, तो इसको मतलब टाइम के साथ में जिसको रिलेट कर रहे हैं उसको कह रहे हैं सामयिक तथ्य। उसकी परिभाषा के रूप में कह रहे हैं किसी क्रिया या क्रिया समुच्चय का परिणाम भावी है, उसकी सामयिक तथ्य संज्ञा, है ना। तो समस्त तत्व जो है वो निरपेक्ष में कार्यरत है। ओके, ठीक है, व्यापक में ही सारी की सारी प्रकृति जो है वो है। फिर ये एक बाबा जी का एक साइक्लिक अनुभूति जो है वो इसमें आ गई कि भाषा के मूल में क्या है? भाव है। भाव के मूल में मौलिकता, मौलिकता के मूल में मूल्यांकन, मूल्यांकन के मूल में दर्शन, दर्शन के मूल में दर्शक, ना। तो दर्शन जो है वो तो कोई दर्शक ही दर्शन कर रहा है, समझ रहा है। और फिर दर्शक के मूल में क्या, वो कैसा समझ रहा है? वो अपनी क्षमता योग्यता पात्रता के अनुसार समझ रहा है ना। क्षमता योग्यता पात्रता के मूल में क्या है? वो उसकी अपनी स्थिति है, सत्य का भास आभास प्रतीति कैसी हो रही है। उसके मूल में फिर से जो है वो भाषा है। तो भाषा से शुरू होके भाषा पे खत्म किया। ये जो है इस तरह से सर्कुलर अनुभूतियां काफी सारी इस पूरे दर्शन में बाबा जी की आती हैं। धीरे धीरे करके हमारी भी क्लैरिटी बनेगी। मैं भी अपनी क्लैरिटी बना ही रहा हूँ अभी इनके ऊपर, मैं ऐसा कहूंगा। ठीक है, ये सब चित्त में होने वाली क्रियाएं हैं जो दर्शक की जागृति के अनुसार या तो सफल है, जागृत है तो सफल है, जागृत नहीं है तो अभी असफल है, काम चल रहा है। यहाँ पर अब शरीर के बारे में थोड़ी सी बात शुरू की कि पदार्थ या मतलब जड़ संसार के बारे में कि पदार्थावस्था और प्राणावस्था, है ना, मेटीरियल ऑर्डर एंड प्लांट्स ऑर्डर, ये जो है ये मेधस रहित है, विदाउट ब्रेन है ना। इसको हम अपने में देख भी लें, वैसे तो ऐसा लगता है कि काफी लोग काफी बार के सिंपल ऑब्जर्वेशन से आ जाता है। कहीं पे कुछ डाउट हो तो इसके बारे में बात कर सकते हैं, अपने में और सोच विचार कर सकते हैं। तो material order and plants order they are without brain। और जीवावस्था एंड ज्ञानावस्था मतलब एनिमल ऑर्डर एंड ह्यूमन ऑर्डर, ये जो है ये मेधस संपन्न है, मतलब विद ब्रेन है। तो हमने जो एक दो वीकेंड पहले जो बात की थी कि जीवन किस किस में है, तो बाबा जी अब यहाँ पर देखिए, अब ये फर्स्ट रीडिंग में ना आपको एक क्लियर रेफरेंस मिल गया। जब भी डाउट आए यहाँ पर आकर दोबारा से बार बार पढ़ सकते हैं। तो बाबा जी ये कह रहे हैं कि जो जीवन है, जीवन ब्रेन के थ्रू शरीर को चलाता है। तो जहां पर ब्रेन है वहीं पर ही जीवन शरीर को चला पा रहा है। और ब्रेन कहाँ कहाँ पर है? एनिमल ऑर्डर में और ह्यूमन ऑर्डर में ब्रेन है, मेटीरियल ऑर्डर में और प्लांट्स ऑर्डर में ब्रेन नहीं है। ठीक है, तो मेधस क्या हुआ? ब्रेन।
ये मेधस शब्द जो है, अगर जरा सा भी डाउट हो तो पर लिख सकते हैं। मेधस, मस्तिष्क, ब्रेन, ये एक ही चीज है। तो मेधस क्या है? जो चैतन्य इकाई है, जो जीवन है, उसके संकेत को ग्रहण करने की योग्यता के साथ में, पात्रता के साथ में के सहित जो अंग है, उसको मेधस कह रहे हैं। तो है ना, जैसे काफी सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रहते हैं, वो कुछ सिग्नल्स ग्रहण कर पाते हैं, कुछ सिग्नल्स नहीं ग्रहण कर पाते हैं। तो आप यहाँ कह रहे हैं कि ब्रेन जो है, ब्रेन इज इक्विप्ड विद द कैपेसिटी टू गेट सिग्नल्स फ्रॉम जीवन। तो अगर ब्रेन नहीं है तो जीवन के सिग्नल जो है वो शरीर तक नहीं पहुंचेंगे, और इसी तरह से शरीर के सिग्नल जो है वो भी ब्रेन जो है वो जीवन तक पहुंचाता है। तो उस अंग का नाम मेधस है, जो कि एक तरफ चैतन्य इकाई के साथ में, जीवन के साथ इंटरफेस कर रहा है, और दूसरी तरफ शरीर के साथ में इंटरफेस कर रहा है। और ये रहता कहाँ पर है बाबा जी ने, ये भी हम सब जानते ही हैं कि मोस्टली सिर के आसपास जो है, सिर वाले एरिया में, मानव के शिरोभाग में पाया जाता है ब्रेन। जीवन पुंजस्थ आशा, विचार, इच्छा, रितंबरा तथा प्रामाणिकता का प्रसारण मेधस पर ही है। तो जीवन के जो सिग्नल्स हैं वो मेधस पर आ रहे हैं, जिसके अनंतर, मतलब जिसके बाद ज्ञानवाही एवं क्रियावाही प्रक्रियाएं हर मानव शरीर में पाई जाती हैं। तो ज्ञानवाही और क्रियावाही किसको कह रहे हैं? एक है इनपुट सिग्नल्स और एक है आउटपुट सिग्नल्स। तो क्रियावाही मतलब जो मोटर ऑर्गन्स वाला पार्ट है, तो जीवन ब्रेन को सिग्नल देता है, और फिर हमारे हाथ पैर और बाकी शरीर जो है जैसे चलाना चाहता है वैसा वैसा जो है हम चलाते हैं। ये हुआ क्रियावाही। और जो बाहरी संसार के सिग्नल्स हमारे तक पहुंचते हैं, वो वाला ज्ञान जो है बाहर का से, उसको ज्ञानवाही। तो जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है इनको ज्ञानवाही कहा, और जो हमारे मोटर ऑर्गन्स है उनको क्रियावाही, है ना। तो मेधस के थ्रू जीवन एक तरफ हुआ, और इधर जो है ये सेंसरी ऑर्गन्स एंड मोटर ऑर्गन्स या वर्क ऑर्गन्स, ये जो है ये मानव शरीर में पाया जाता है। ऐसा जो है, ऐसी प्रक्रिया है। देखने में ठीक भी लगता है, कुछ डाउट होगा तो बात कर लेते हैं। पुंज क्या कह रहे हैं? ये जीवन पुंजस्थ शब्द में एक पुंज शब्द आ गया। तो जो चैतन्य इकाई है, बाबा जी ने ऐसा एक प्रस्तावित दिया है हमारे लिए, अभी ये सूचना ही है, तो जो हमारे पास में सूचना है आपके सामने रिपीट कर रहे हैं कि ये ये जो है, जिस तरह से मानव शरीर रहता है, इस तरह का शेप जो है, और सिर्फ मानव शरीर ही नहीं, जैसे कोई जीव शरीर को भी, है ना, कोई हाथी को भी कोई जीवन चला रहा है, किसी चिड़िया को भी जीवन चला रहा है। तो जो भी जीवन है जिस शरीर को चलाता है, उस शरीर के आकार में अपने आप को कर लेता है। तो जीवन एक परमाणु, लेकिन वो परमाणु जो है वो उसके ऑर्बिट्स का फैलाव होके जो है वो एक ऐसा, एक इमेजिनेशन में लाएं कि ऐसी कल्पना में कि वो शरीर को चलाने वाली आकार में वो वाला एटम है, और और जो है वो पूरे उसको, पूरे शरीर को जीवंत बनाए हुए है, जीवित बनाए हुए है। इसको जो है वो पुंज कह रहे हैं। मैं इसको ऐसा समझा हूं, बाकी साथी भी कुछ और होंगे अपनी तरफ से शेयरिंग कर लेंगे। तो ऐसे पुंज के मूल में एक ही गठनपूर्ण परमाणु है, बिल्कुल ठीक है, जो कि आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन है। ये हमने देखा ही है। तो प्रसारण मतलब उसी का ही ट्रांसमिशन जो है वो मेधस के थ्रू हो रहा है। आगे कुछ और इस तरह से लिखा ना, ग्रहण क्या है? ग्रहण, विसर्जन, इस तरह से जो ये शब्द आए, इनमें से 3 की परिभाषा लिखी। ग्रहण जो है उपयोगिता के मूल्यांकन की ग्रहण संज्ञा है। तो बाबा जी जो भी कुछ कर रहे हैं उसको उपयोगिता और अनुपयोगिता, है ना, या सार्थक या निरर्थक या जागृति या भ्रम, उसके रेफरेंस में शब्दों को प्लेस कर रहे हैं धीरे धीरे करके दर्शन में। तो उपयोगिता को ग्रहण करना ही ग्रहण करना है, अनुपयोगिता को ग्रहण करना कुछ ग्रहण करना नहीं ना, ये भ्रमित कार्यक्रम। कोई चीज अनुपयोगी नहीं है, फिर भी मैं वहां से कुछ ग्रहण कर रहा हूं, तो वो उसको क्या कहेंगे, वो अपने आप देख ले। बाबा जी ग्रहण को उपयोगिता के मूल्यांकन की ग्रहण क्रिया है, और अनुपयोगिता जो है वो उसको छोड़ देना है, उसका त्याग कर देना है। तो ग्रहण का उल्टा विसर्जन है। ग्रहण मतलब कोई चीज, जैसे
भोजन ग्रहण करना, और हम मल मूत्र की जब बात करते हैं तो उसको विसर्जन कहते हैं। तो अनुपयोगिता की विसर्जन क्रिया है ना। उपयोगी चीज को विसर्जन नहीं करना है, उपयोगी चीज को ग्रहण करना है, उपयोगिता को ग्रहण करना है, अनुपयोगिता जो है वो विसर्जन है। फिर एक परंपरा का शब्द है निग्रह, ये आगे ज्यादा आएगा नहीं, अभी हम इसको पेंडिंग में रख लेते हैं, मैंने भी इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है अभी तक। तो जीवन क्रिया जब हमने की थी तो वहां पर हमने ये देखा ही था कि आशा जो है वो आस्वादन के रूप में, विचार जो है वो मेधस के थ्रू प्रसारण के रूप में, इच्छाएं प्रयोग एवं व्यवहार के रूप में, रितंबरा जो है दृढ़ता निष्ठा के रूप में व्यक्त है। ये क्रम से मन वृत्ति चित्त बुद्धि में होने वाले क्रियाएं हैं ना। हर चैतन्य इकाई दृष्टि संपन्न है, और जब तक परमाणु जड़ स्थिति में है तब तक जो है वो उसमें दर्शन क्षमता नहीं है, सिर्फ चैतन्य परमाणु में ही दर्शन क्षमता है। मेरा स्क्रीन थोड़ा सा हैंग हो गया है। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है, तो दर्शन की उपलब्धि ही समझ या ज्ञान है ना। जितना हम वास्तविकता को, जितनी हमारी मतलब दर्शन दर्शन किया, दर्शक ने किया तो अपनी दृष्टि के द्वारा दृश्य को देखने, तो दृश्य क्या हुआ, अस्तित्व ही दृश्य है, और अस्तित्व हम सबको एक समान प्राप्त है। जैसा मैं इस धरती पे रहते हुए अस्तित्व को देख रहा हूँ, उसी तरह से आप सब भी देख रहे हैं, उसी तरह से सब देख रहे हैं। तो अस्तित्व सबको एक समान प्राप्त है। उसी अस्तित्व को, उसी दृश्य को अपनी दृष्टि के अनुसार दर्शक जो है दर्शन करता है। तो जिसकी उपलब्धि सुनील भाई, आप रखेंगे थोड़ा सा इसको अपने तरीके से, मतलब मेरे को लग नहीं रहा कि मैं इससे मेरी भी अपनी पूरी क्लियरिटी नहीं बनी है। कुछ आप लोग रखें, विनीता दीदी रखें, किसी और का ध्यान गया हो, कुछ कुछ बताएं। विनीता दीदी आपका कुछ? हाँ, मुझे लग रहा है, मैंने सजेस्ट करी थी अगर सुनील भाई अटेम्प्ट कर रहे हैं, नहीं तो मैं कुछ हाँ, ट्राई आप कर कीजिए, आप सकती हूँ। कीजिए, आप कीजिए। तो इसको ऐसे कहते हैं कि जो भाषा है, भाषा मतलब होता है, मतलब शब्दों से किसी चीज को स्पष्ट करना, सबसे उसे बताना। तो वो उसके मूल में क्या है, क्या बताया जाता है, भाव। भाव को बताया जाता है कि जो कि अस्तित्व में जो वस्तु है उसको बताया जाता है। और भाव के मूल में क्या है, उसमें उसकी जो उसका बेसिस है, मूल में क्या चीज है, उसकी जो स्वयं उसके होने में जो चीज जो उसको बनाती है, उसको मौलिकता कहते हैं। और मौलिकता के मूल में कहते हैं मूल्यांकन, कि किस तरह से हम किसी चीज को देखते हैं, किस तरह से उसको एनालाइज करते हैं, तो उसी हिसाब से हम उसकी मौलिकता को समझ पाते हैं। और जो मौलिकता, हम किसी चीज को भी आगे, मूल्यांकन के मूल में दर्शन, मतलब जब हम किसी चीज को एनालाइज कर रहे हैं, वो किस बेसिस पे कर रहे हैं, जो हम समझे हैं। दर्शन मतलब जो हम समझ पाए हैं, समझ जो हम पाए हैं, उसी के बेसिस पे हम किसी चीज का मूल्यांकन करते हैं। फिर कह रहे हैं दर्शन के मूल में है दर्शक। तो जो समझ पाए हैं, तो कौन समझ पाया है, वो है दर्शक। दर्शक कौन है, दर्शक जो है वो मानव ही है। तो जो मानव है वो दर्शक के मूल में क्या है, क्षमता, योग्यता एवं पात्रता।
तो दर्शक जो है वो मानव की जितनी क्षमता है, जितनी योग्यता है और जितनी पात्रता है इस अस्तित्व को, इस सह अस्तित्व को समझने की, उसी के हिसाब से वो किसी चीज का मूल्यांकन कर पाता है। और क्षमता, योग्यता एवं पात्रता के मूल में सत्य, भास, आभास, प्रतीति। बात वही होगी ना, क्षमता, योग्यता, पात्रता। वो किस बेसिस पे है कि मैं मानव जो हूँ और मेरी जितनी सत्य की भासता है, जितना न्याय धर्म सत्य मुझे भासा है या मुझे आभास हुआ है या प्रतीति हुआ है, मेरी अपनी जो समझने की लेवल है, अकॉर्डिंग टू दैट मेरी क्षमता, योग्यता, पात्रता है सह अस्तित्व को समझने की, और उसी हिसाब से मैं मूल्यांकन करता हूँ, उसी हिसाब से मैं भाव मेरा प्रस्तुत होता है, उसी हिसाब से मेरी भाषा होती है। तो भास, आभास, प्रतीति के मूल में भाषा। यह सब चित्त की क्रिया है जो दर्शक के जागृति के अनुसार सफल है अथवा असफल है। अगर जागृत है मतलब सह अस्तित्व को समझा हुआ है तो बहुत सफल क्रिया, मतलब सफलता से वो भाव को भाषा रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। और अगर नहीं समझा हुआ है तो वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाएगा। मुझे इसमें थोड़ा यही समझ में आया। ठीक लग रहा है संजीव जी थोड़ा? हाँ बढ़िया दीदी, आप जैसे जैसे बोल रहे थे मेरा भी एक दो चीजें की तरफ और ध्यान गया। सुनील भाई भी कुछ ऐड करना चाहेंगे क्या? हाँ, बहुत बढ़िया दीदी, आपने जो ये बताया ना कि भाषा सही में, भाषा का मतलब भी यही है कि हम जब एक दूसरे को बेसिकली सत्य भास करवाना है, वो भाषा है। इसमें ये मैंने ये खोला भी है इसका परिभाषा संहिता में लिखा है कि सत्य भाषा क्या है? सत्य भास होने के लिए शब्द समूह वो भाषा है। तो उसके मूल में अगर सत्य भास, ये तो हम दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन अगर खुद को ही सत्यभास नहीं हुआ है तो हम कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएंगे। तो जितनी हमारी योग्यता पात्रता हो चुकी है उससे कम ही हम कर सकते हैं कम्युनिकेट। तो अनुभव अगर हो चुका है तो अनुभव के लेवल तक कम्युनिकेट हम कर सकते हैं। तो जिस लेवल से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जितना हमें भास हुआ उतना ही कर सकते हैं हम कम्युनिकेट। मेरे ख्याल से यही इसका मूल। जी जी बढ़िया। कुछ हुआ गुरलीन जी? मतलब मुझे इसमें जो समझ में आया है शायद वो यही है कि सत्य और फिर उसका मूल्यांकन सही तरीके से कर पाना वो भाषा में आता है। पता नहीं, वो तो मुझे ये देखिए, मैं जैसे जैसे ये सुनील भाई और विनीता दीदी बता रहे थे ना, तो पहले ये प्रश्न पूछने से एक आप लोग हम पे ये उपकार करते हैं कि हमें भी अपने में और मेहनत करनी पड़ती है, तो अपनी स्पष्टता थोड़ी सी ऐसा लगता है कि बढ़ती है उस मेहनत के साथ में। तो मेरे को जो ध्यान आया मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, जो पहले मेरा इतना ध्यान नहीं गया था। अगर मैं अपने में देखूं और आप सब भी अपने में देखिए, हम सब अपने घरों में सुबह से शाम तक भाषा यूज करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। करते हैं ना। हम अपने से बड़ों से भी बात करते हैं, मम्मी पापा से, हस्बैंड वाइफ आपस में बात कर रहे हैं, भाई बहन से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, बच्चों से बात करते हैं। तो अभी भाषा जो है, जैसे अब मध्यस्थ दर्शन हमको दो शब्द दिए, सुख और सुविधा, है ना? तो अभी हमारी भाषा सुबह से शाम तक कितनी सुविधा के डोमेन में रहती है और कितनी सुख या मूल्यों से रिलेटेड रहती है। हम पूरे घर में सुबह से शाम तक जो बात करते हैं उसको अगर हम परसेंटेज टर्म्स में देखें तो कितनी परसेंट बात शरीर के लिए या भौतिकता के लिए होती है और कितनी बात जो है वो मूल्यों के लिए और समझ के लिए होती है ना?
तो मैं जब अपने में देख पाया, तो मैं ये देख पाया कि हाँ, अब हम थोड़ा अध्ययन क्रम में आए हैं, तो अब हमारा ध्यान इस तरफ जाता है, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे घर की बातचीत में, घर के माहौल में या जिनसे भी हम बात करें, जैसे आप लोगों के साथ भी ये गोष्ठी करते हैं, दिन में और भी कहीं और गोष्ठी हो, तो ये लगता है कि ये 2-4 घंटे जो है ना, ये एक समझ की बात के ऊपर, मूल्यों के ऊपर, है ना, अपनी समझने वाली साइड पे भाषा भी यूज हो और इस तरफ ध्यान जाए। नहीं तो बाकी सारा का सारा टाइम मोस्टली जो है वो भौतिकता में जा रहा है। ठीक है? तो अब क्या हुआ? तो अब इसको बीच-बीच में रिलेट करते हैं, फिर बाकी कनेक्टिंग द डॉट्स जो है वो अपने आप हो जाएगा कि भाषा के मूल में भाव और उसके मूल में मूल्यांकन। तो हम सारा दिन भौतिकता की या शरीर की बारे में क्यों बात करते हैं? शायद हमने उसी का मूल्यांकन ज़्यादा किया हुआ है, शायद हमने उसी को महत्वपूर्ण ज़्यादा माना हुआ है ना? तो जैसे ही हम समझने जाते हैं, बाबा जी ने भी प्रस्ताव दिया कि मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप। शरीर की अपनी आवश्यकताएँ हैं और जीवन की अपनी आवश्यकताएँ हैं। शरीर की आवश्यकताएँ भौतिकताएँ हैं और जो जीवन की आवश्यकताएँ हैं वो समझ है। ठीक है? तो अब हम उसका मूल्यांकन कर पाते हैं, तो जब उसका मूल्यांकन सही कर पाते हैं, तो वो हमारी भाषा में आता है, हमारी भाषा में सुबह से शाम तक हम उसको देख पाते हैं। नहीं तो भाषा ही सुविधा के डोमेन में मोस्टली रही। तो आज से कुछ साल पहले तक ज़्यादा था, अभी वो फिज़िकल वाला पार्ट थोड़ा-सा कम हुआ है और थोड़ा-सा जो है ये भाव वाला, समझ वाला जो है ये बड़ा है। तो जैसे-जैसे फिर मैं अनुमान लगाता हूँ कि जैसे-जैसे हम समझेंगे, हम इसका मूल्यांकन जीवन वाले पार्ट का सही तरीके से कर पाएँगे और फिर अब ये मूल्यांकन हमने ठीक क्यों नहीं कर पाए? अगर पहले जो था भौतिकता की बात ज़्यादा करते थे, शरीर की बात क्या ज़्यादा करते थे, तो इसके मूल में दर्शन है ना? दर्शन के मूल में क्या है? दर्शक है ना? दर्शक मतलब मैं हूँ, मानव भी दर्शक है। तो उसके भी मूल में क्या है भैया, कर क्यों नहीं पा रहे? अपनी कहीं न कहीं पे क्षमता, योग्यता, पात्रता में कमी है ना? जैसे-जैसे ये बढ़ती है, तो अगर इसको नीचे से प्रतीति को पढ़ना शुरू क ये अनुभूति को पढ़ना शुरू करेंगे तो शायद ज़्यादा और आसानी से देख पाएँगे कि क्षमता, योग्यता, पात्रता होती है तो मैं अच्छे से समझ पाता हूँ, अच्छे से समझ पाता हूँ तो अच्छे से मूल्यांकन कर पाता हूँ, अच्छे से मूल्यांकन कर पाता हूँ तो भाषा में जो है फिर कम्युनिकेट भी कर पाता, है ना? तो ये आपने प्रश्न पूछा तो मेरा ध्यान इस तरफ गया और अभी क्लियर है भैया। हाँ जी। अभी क्लियर होगा भैया। है ना? तो इस पे अपना शोध चलता रहे, मेरे को लग रहा है ये मतलब ये ऐसे ही धीरे-धीरे करके चीज़ें जो है ना मतलब तो क्लियर होंगी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बताएँ? संदीप जी, थोड़ा मेरे को इधर ध्यान गया था। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ बात करी थी ग्रहण, विसर्जन और हाँ जी, निग्रह। हाँ जी। यहाँ जब निग्रह की हम बात करते हैं, ग्रहण तो हो गया आपका उपयोगी को ग्रहण करना, हुँ, विसर्जन हो गया अनुपयोगी का विसर्जन करना, और ठीक है, निग्रह हो गया अपने में नियंत्रण रखते हुए चीजों को जांचना, देखना। ठीक है, उस तरह से कहते हैं निग्रह। ठीक है। बताएँ और बताएँ? आगे बढ़ें फिर? हाँ जी भैया। हाँ, तो अब हमें यहाँ से शुरू करना है। मैं पढ़ लेती हूँ भैया। ठीक है, ठीक है। अम, इसके ऊपर वाला पॉइंट हमने पढ़ लिया था, चैतन्य का ही हाँ जी, स्वयं वो पढ़ लिया, बिल्कुल। इसके पूर्व अमानवीयता और अति मानवीयता का वर्गीकरण स्वभावात्मक व व्यवहारात्मक भेद से किया जा चुका है। मानव जाति 5 श्रेणियों में परिलक्षित है, जो निम्नानुसार है। अमानवीय मानव के 2 वर्ग हैं, पशु मानव और 2 राक्षस मानव। पशु मानव में दीनता प्रधान, हीनता एवं क्रूरतावादी कार्य व्यवहार होता है। राक्षस मानव में
क्रूरता प्रधान, दीनता एवं हीनतावादी कार्य व्यवहार होता है। 3 मानवीयता पूर्ण मानव एक वर्ग में है। भी आप थोड़ा नीचे करेंगे इसको। या मानवीय दृष्टि, न्याय धर्म सत्य, मानवीय विषय, प्रत्येषणा वित्तेषणा लोकेषणा, मानवीय स्वभाव, धीरता वीरता उदारता। अति मानवीयता पूर्ण मानव पूर्ण में 2 वर्ग हैं, 4 देव मानव और 5 दिव्य मानव। अति मानवीयता पूर्ण मानव की दृष्टि, विषय और स्वभाव निम्नानुसार है। देव मानव दृष्टि धर्म प्रधान, न्याय और सत्य, विषय लोकेषणा, स्वभाव धीरता वीरता उदारता तथा दया प्रधान, कृपा करुणा। दिव्य मानव परम सत्य, विषय सह अस्तित्व रूपी परम सत्य, स्वभाव करुणा प्रधान, दया कृपा। ऊपरी वर्णित 5 श्रेणियों में मानव अपने से अविकसित एवं निरीक्षित परीक्षण एवं सर्वेक्षण पूर्वक व्यवहार एवं अधिकार करते हैं। अधिकार अपने सही मंतव्य के अनुसार अन्य को गति एवं कला प्रदान करता और उसका उपयोग सदुपयोग तथा पोषण करने की क्षमता, योग्यता एवं पात्रता होना ही अधिकार है। उपरोक्त विधि से जागृत पूर्वक ही मानव अखंडता, सार्वभौमता, सहज सूत्र व्याख्या संपन्न होता है, क्योंकि विकसित द्वारा अविकसित को प्रेरित करने के का अधिकार होता है, जबकि अविकसित द्वारा विकसित का पात्र अध्ययन ही संभव है। उपरोक्त अनुसार विवेचना के आधार पर ही इस वैविध्यता से प्रेरित संसार के मूल में प्रत्येक मानव अपना ही मूल्यांकन करना चाहता है, क्योंकि स्वयं का मूल्यांकन यदि सत्य नहीं तो उस स्थिति में अध्ययन के लिए आवश्यक सामर्थ्य जो संजो लेना संभव नहीं है। जैसा 1 रुपया में मौलिकता को पूरा समझे बिना 2 एवं उसके आगे वाले संख्या की गति एवं प्रयोग नहीं है। 1 रुपया के मूल्य को 1 से 99 पैसे तक मूल्यांकन करने की स्थिति पर्यंत है और 1 रुपया का पूर्ण मूल्यांकित थोड़ा नीचे करेंगे भैया। मूल्यांकित ज्ञान उस इकाई में प्रादुर्भूत नहीं हुआ है। अतः मानव अपने विकास दृष्टि से स्वयं का मूल्यांकन करना प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम सिद्ध है। यही ज्ञान अवस्था की विशिष्टता है। अध्ययन यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता के अर्थ में ही संपन्न होता है। सर्वप्रथम व्यापक वस्तु में समाहित संपूर्ण एक वस्तुओं का वर्गीकरण विधि से अध्ययन संभव हो गया है। यही 4 अवस्था 4 पदों में अध्ययन गम्य है। क्रिया का अध्ययन विकास क्रम, विकास जागृत क्रम, जागृत के रूप में बौद्ध गम्य होने की व्यवस्था है। इसी के साथ साथ रूप गुण स्वभाव व धर्म का अध्ययन होना आवश्यक है। चारों अवस्था 4 पदों में स्पष्ट विकास का अध्ययन परमावश्यक है। विकसित इकाई के रूप में जीवन का अध्ययन संपन्न होता है और जीवन में ही जागृति क्रम जागृति का स्पष्ट प्रमाण होता है। ऐसे विकासात्मक अध्ययन के मात्र तात्विकता का वर्णन बोधगम्य न होने के कारण, अनुमान करने योग्य स्वीकृति न होने के कारण तर्क की सहायता से आवश्यक है। यह तर्क की आवश्यकता इसलिए प्रतीत होती है और नियोजित की गई है कि वांछित जिसे सिद्ध करना है कि कल्पना पहले से साधक में जिससे प्राप्त करना है पूर्वाभ्यास रूप में प्रतिष्ठित करना है। सर्वप्रथम अध्ययन, द्वितीय स्थिति में प्रयोग व अभ्यास, तृतीय स्थिति में अनुभव प्रमाणित होना ही उपलब्धि और सार्थकता है। विकास और जागृति संबंधी अध्ययन मानव कुल के लिए अथवा मानव कुल सुरक्षित होने के लिए परमावश्यक है।
सार्वमानव में समझदारी की प्यास ही यही पात्रता सर्वमानव में होने का प्रमाण है। इसे तर्क संगत विधि से अर्थ बोध सहित स्थिति सत्य, वास्तविकता सत्य, वास्तुगत सत्य को बोधगम्य, अध्ययन गम्य, फलत अनुभव गम्यता को प्रमाणित करने की स्थिति समुचित है। यही अध्ययन का तात्पर्य है। मानवीय पूर्ण मानव व्यवस्था सहज रूप में होने के आधार पर निश्चयन और ध्रुवीकरण हुआ। मानवीय पूर्ण मानव से कम विकसित पशु मानव व राक्षस मानव का व्यवस्था में जीना संभव नहीं हुआ। यह समीक्षित हो चुका है। मानव से श्रेष्ठ देव मानव व दिव्य मानव है, जो जागृति पूर्ण है। अनुभव प्रमाण के रूप में जागृति मानव परंपरा में सार्थक सिद्ध हुई। जागृत मानव में मानवीयता पूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में स्पष्ट होता है। अनुभव प्रमाण परिवार व्यवस्था और विश्व परिवार व्यवस्था में प्रमाणित होता है। यह परम आवश्यक है ही। उक्त विधि से व्यवहार के सभी आयामों में मानवीयता को पहचानना, मूल्यांकित करना और व्यवस्था में मानवीय सहित अनुभव प्रमाणों को पहचानना और प्रमाणित करना सह अस्तित्व दृष्टिकोण से संभव हो गया है। दिव्य मानव का विषय प्रवृत्ति परम सत्य रूपी सह अस्तित्व है। बस कुबलीन दीदी रुक जाते हैं यहाँ पे। आगे थोड़ा सा सत्ता के बारे में बात है, उसको अगली रीडिंग में ले लेंगे। तो 2 पेजेस पढ़े हमने। एक तो पढ़ते पढ़ते मेरे को ना ये एक काफी मैं जब पहली बार ही पढ़ा था तो मेरा ध्यान गया था और मुझे काफी इम्पोर्टेंट लगा ये कि मानव को अपने विकास की दृष्टि से स्वयं का मूल्यांकन करना प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम सिद्ध है। क्या कह रहे हैं कि अपना मूल्यांकन मानव कर पाए। अभी काफी बार जो है मेरा जब इस तरफ ध्यान गया तो मैं ऐसा देख पाया कि गलती क्या होती है कि हम सब मूल्यांकन तो करते ही हैं, हर व्यक्ति मूल्यांकन कर रहा है, हम भी मूल्यांकन करते हैं, अपना भी करते हैं और दूसरों का भी करते हैं और दूसरे भी अपना भी करते हैं और हमारा भी करते हैं। तो अपना मूल्यांकन ना हमारा गलती से मतलब क्या बोले अधिमूल्यन हो जाता है, ओवर इवेल्युएशन हो जाता है ना। हम खुद जितने समझदार हैं उससे अपने आप को ज्यादा समझदार मान लेते हैं और शायद यही गलती दूसरे भी कर रहे होते हैं। दूसरे भी जितने समझदार होते हैं उससे अपने आप को ज्यादा समझदार मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना ये मूल्यांकन ठीक ना कर पाना, तो मोस्टली अपने आसपास में जब व्यवहार पक्ष में देखता हूं तो हम दूसरों का मूल्यांकन करने में तत्पर रहते हैं। तुमने ये गलत किया, तुमने ये गलत किया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए था। ये वाली भाषा काफी सुनने को मिलती है। ठीक है, तो जितनी प्रिसाइजली हम दूसरों का मूल्यांकन करते हैं, क्या हमारा ध्यान अपना मूल्यांकन करने में भी उतना जाता है या नहीं जाता? ये बाबा जी ने हमारे सामने एक प्रश्न के रूप में रखा है, एक 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 अनुभूति मतलब एक स्पष्टीकरण के रूप में ध्यान दिला रहे हैं कि मानव को अपने विकास की दृष्टि से स्वयं का मूल्यांकन करना प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यही ज्ञान अवस्था की विशिष्टता भी है। यही जो है मानव कर भी सकता है, ये हमारी स्पेशलिटी भी है। इट्स यूनिक इन ह्यूमन बीइंग, है ना। कोई पशु पक्षी ये सारा करने लगेंगे, ऐसा ऐसा कल्पना में लाना थोड़ा लगता है कि शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन मानव है हम तो ये कर सकते हैं। तो ये इस तरफ जो है मेरे को लगा कि इन 2 पेजेस में ये मेरे को एक काफी इंपॉर्टेंट चीज लगी, हम भी ध्यान रख पाए इसके ऊपर। बाकी सब शुरू से चलते हैं। तो अब यहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया था, तो बाबा जी कह रहे हैं कि इससे पूर्व अभी हम जहाँ पहुंचे हैं, इससे पहले के पेजेस में हम लोग अमानवीयता और अति मानवीयता का वर्गीकरण स्वभाव व व्यवहार भेद से किया जा चुका है।
तो क्या किया था तब हमने मानव को 5 श्रेणियों में डिवाइड किया था। मानव 5 श्रेणियों में दिखता है ना? वो 5 श्रेणियाँ जो है उसको फिर अमानवीयता, मानवीयता और अतिमानवीयता ऐसा करके 3 कैटेगरीज में बांटा। तो अमानवीयता में 2 है, तो टोटल 5 है। उन 5 में से 2 जो है वो अमानवीयता में आ रहे हैं। कौन कौन से? पशु मानव और राक्षस मानव। फिर मानवीयता में मानव आएगा और अति मानवीयता में देव मानव और दिव्य मानव आएंगे। तो ऐसे करके 5 श्रेणियां बन। तो रिवाइज करा रहे हैं बाबा जी। पशु मानव में दीनता प्रधान, हीनता एवं क्रूरता वाला कार्यक्रम होता है। राक्षस मानव में क्रूरता प्रधान वाला कार्यक्रम होता है। तो उसमें दीनता प्रधान रहता है पशु मानव में, राक्षस मानव में क्रूरता प्रधान रहता है। फिर मानव में क्या हो गया? मानवीय दृष्टि जो है उसमें न्याय धर्म सत्य हो गया। विषय जो है वो पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा हो गया। उसमें वो विषय वगैरह सारी बात हो ही चुकी है हमारी, आहार निद्रा व्यय प्रजनन ऐसा करके जो है वो अमानवीयता में वो वाले विषय रहते हैं। और दृष्टि जो है वो प्रिय हित लाभ की रहती है। यहाँ पर मानवीयता में न्याय धर्म सत्य की दृष्टि हो गई। विषय जो है वो पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, इसकी भी हमारी बात हो चुकी है। और मानवीय स्वभाव जो है वो धीरता वीरता उदार। फिर अति मानवीयता में फिर से 2 कैटेगरीज हो गई, देव मानव और दिव्य मानव। तो उसमें देव मानव में लोकेशना विषय के रूप में रह जाता है और दिव्य मानव में तो वो लोकेशना भी समाप्त हो जाता है और सिर्फ परम सत्य सहज रूपी परम सत्य ही जो है वो दिखता है। यहाँ पर देव मानव में दया प्रधान कृपा और करुणा है, दिव्य मानव में करुणा प्रधान दया और कृपा है। तो इसको जो है फिर थोड़ा सा और फर्दर डिटेल में बाबा जी ने इसका स्पष्टीकरण दिया है और उसी में बोला भी है कि अपना मूल्यांकन करना जो है वो बहुत आवश्यक है। अभी हम लोगों का ज्यादा ध्यान बाहर की तरफ दूसरों का मूल्यांकन करने में लगता है। ऐसा ऐसा हम देख सकते हैं और शायद दूसरों के साथ भी यही होता होगा। तो अध्ययन जो है फिर थोड़ा सा अध्ययन के बारे में बोला। तो इसको पढ़ते पढ़ते किसी के कुछ प्रश्न आए हो, कुछ चर्चा करने का मन हो, कुछ ध्यान गया हो तो वो ले लेते हैं, नहीं तो इसको दोबारा पढ़ा जाए। बिल्कुल आप बताएं, एक एक लाइन को लेके करना है या मोटा मोटा सा हमने इसको देख लिया? आप जैसे कहेंगे वैसे कर लेंगे। भैया अध्ययन को आप थोड़ा और लेकर चल सकते हैं, मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर अगर ये अध्ययन की बात शुरू हो रही है तो अध्ययन जो है यथार्थता वास्तविकता सत्यता, ये वाले 3 शब्द जो है अभी हमने कुछ सेशंस पहले इस पे डिटेल से बात की थी। तो है ना, उसको याद रखते हुए जो भी जितना भी हमारे ध्यान में भी है, तो कह रहे हैं सर्वप्रथम व्यापक वस्तु में, मतलब व्यापक में समाहित संपूर्ण एक एक वस्तुओं का वर्गीकरण विधि से अध्ययन संभव हो गया है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि पूरा अस्तित्व क्या है? स्पेस में सबमर्ज्ड जड़ और चैतन्य इकाइयां, है ना। जड़ मतलब जो ये जो पदार्थ अवस्था है और उससे बनी हुई चीजें, और चैतन्य मतलब जिसको हम जीवन कह रहे हैं। तो ये इस तरह से हमारा अध्ययन जो है वो पॉसिबल हुआ है। अब क्या क्या अध्ययन करना है? ये 4 अवस्था के रूप में है। 4 अवस्था कौन कौन सी होगी? पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। और फिर 4 पद भी हो गए। अब ये 4 पद कौन कौन से हैं, आप में से कोई बताओ? मैं कोशिश करूँ भैया। हाँ हाँ करिए। राक्षस पद वो, नहीं नहीं, राक्षस पद वो मानवीयता नहीं भैया। हाँ उसमें आया है। यहाँ पर जो है ना मैं, ओके। हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। प्राणपद बोला, बिल्कुल ठीक बोला, आगे बढ़िए। आपको फिर से स्लाइड सामने रख देता हूँ क्योंकि ये वाली चीज जो है ना ये बार बार आती है, तो हम देख के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। एक सेकंड मैं खोल लूँ, पहले कहाँ पर है मैं देखना पड़ेगा।
मिल गया, मैं खोलता हूँ। प्राण पद, देव पद, दिव्य पद और एक और है भ्रांत पद। हाँ, तो ये एक हुआ ये प्राण पद, दूसरा हुआ भ्रांत पद, तीसरा हुआ देव पद और फिर चौथा हुआ ये ऊपर लिखा हुआ है दिव्य पद। ठीक है, तो ये 4 पद है। ये पूरे अस्तित्व को 4 पदों में जो है बाबा जी ने रखा। तो अध्ययन करना जो है ना एक तरह से सिलेबस बन जाता है। जैसे हम बच्चे के लिए सिलेबस बनाते हैं तो हमारे लिए भी सिलेबस बन गया बेसिकली। तो प्राण पद में क्या आया? प्राण पद में पदार्थ सारा के सारा, पेड़ पौधे, जीवावस्था, मतलब जीवावस्था में सिर्फ शरीर और मानव का भी शरीर। ठीक है, और इसके बाद में भ्रांत पद में जीवावस्था और भ्रमित अवस्था, भ्रमित मानव जो है ये आ गया। अब ये जो है चैतन्य जो है ये शरीर को चला रहा है, जीवन शरीर को चला रहा है, ये भ्रांत पद चक्र हुआ। फिर देव पद चक्र में मानव और देव मानव आया, और फिर दिव्य मानव जो है वो तो दिव्य पद में है ही। तो ये 4 पदों में जो है ना बाबा जी ने अस्तित्व को डिवाइड किया है। इन्हीं 4 पदों में 3 संक्रमण बिंदु भी हैं, जो ये लेफ्ट में देख रहे हैं, संक्रमण, संक्रमण और संक्रमण। इसी को राइट में भी संक्रमण 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 लिखा है। तो अस्तित्व में 3 ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट्स हैं, है ना, संक्रमण बिंदु हैं। पहला संक्रमण बिंदु क्या है कि जो ये पदार्थ था, जो जिसको हम कह रहे हैं गठनशील परमाणु था, ये एक गठन पूर्ण परमाणु में संक्रमित हो गया, है ना। तो ये पहला संक्रमण बिंदु है, जीवन के बनने की घटना। फिर वो जीवन जो है वो भी 4.5 क्रिया में है। तो दूसरा संक्रमण बिंदु क्या हुआ? क्रिया पूर्णता, उसको कह रहे हैं कि वो 4.5 क्रिया से 10 क्रिया में एक मानव आ जाए, इसको क्रिया पूर्णता कह रहे हैं। और फिर संक्रमण बिंदु तीसरा जो है वो आचरण पूर्णता है, कि अस्तित्व में मानव जाति में जागृति की परंपरा बन जाए, है ना। ये भी बाबा जी ने इसको एक संक्रमण बिंदु के रूप में पहचाना है, कि जब एक संक्रमण बिंदु का मतलब ये है कि इससे आगे बढ़ गए तो वापस नहीं जा सकते। तो एक गठनशील परमाणु जो है वो सबसे नीचे से ये बीच वाली स्टेज में आया पहले संक्रमण बिंदु के बाद में। तो एक गठनपूर्ण परमाणु वापस गठनशील परमाणु नहीं बनेगा, ऐसा बाबा जी प्रस्तावित कर। तो एक भ्रमित मानव जब जागृत मानव बन जाएगा तो वो वापस भ्रमित नहीं बनेगा, ये बाबा जी दूसरा संक्रमण बिंदु प्रस्तावित कर रहे हैं। और परंपरा जागृत हो जाएगी तो फिर परंपरा भ्रमित नहीं होगी, ये बाबा जी तीसरा संक्रमण बिंदु जो है वो प्रस्तावित कर रहे हैं। तो ये 4 पद, 3 संक्रमण बिंदु, ये हमने इस स्लाइड में देखे, पहले भी देखे थे, लेकिन ये बार बार जो है मुझे लग रहा है कि अपने में स्थिर रहे, क्योंकि ये भाषा बार बार आएगी आगे चल के, तो मतलब जितना हमारे ध्यान में रहेगा उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, इतना हटा दो इसको। हाँ जी भैया, आपने पिछली बारी भी इसको बहुत अच्छी तरह से बताया था। तो ये जो है इसको वापस हम यहाँ आ जाते हैं जो हम अध्ययन कर रहे थे। तो पूरा अस्तित्व जो है ये 4 अवस्था में, 4 अवस्था मतलब पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था। 4 पद मतलब प्राण पद, भ्रांत पद, देव पद और दिव्य पद, ये 4 पद हो गए। और इन्हीं 4 पदों में 3 संक्रमण बिंदु भी हैं, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन हम अपनी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस ये बात कर सकते हैं। ये अध्ययन गम्य है, मतलब इनको अध्ययन किया जा सकता है, यही अध्ययन की वस्तु भी है। दिस इज द सिलेबस फॉर स्टडिंग द एग्जिस्टेंस। क्रिया का अध्ययन विकास क्रम, विकास जागृति क्रम, जागृति के रूप में समझ में आता है, बोधगम्य होता है। इसी के साथ साथ रूप गुण स्वभाव धर्म का अध्ययन होना आवश्यक है। तो ये बाबा जी बार बार लिखा है मध्यस्थ दर्शन में, अस्तित्व की हर इकाई अपने रूप गुण स्वभाव धर्म के साथ में है। अभी हमारा जीना जो है ना वो मोस्टली रूप और गुण के आधार पर हो रहा है। तो कोई चीज दिखती कैसी है और उस चीज का मेरे पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो गुण जो है, एक गुण की परिभाषा दी है बाबा जी ने, अभी हमने पढ़ी भी थी पहले, दोबारा से देख लें। एक इकाई का दूसरी इकाई पर पड़ने वाला प्रभाव,
तो अभी हम जैसे सब अपना अपना जी रहे हैं, तो किसी भी इकाई का मुझ पर क्या प्रभाव पड़ता है, काफी बार मानव का मेन फोकस उस तरफ रहता है। तो केंद्र में व्यक्तिवादिता आ जाती है, मेरे साथ में क्या हो रहा है, वहां पर सारे सारे जो है ना थॉट्स वो केंद्रित रहते हैं। तो रूप और गुण जो है वो काफी सीमित है किसी चीज को समझने के लिए। स्वभाव और धर्म के साथ ही वस्तु जो है वो पूरी तरह से समझ में आती है। तो पूरी सृष्टि को हम रूप गुण स्वभाव धर्म के साथ में समझ पाए। चारों अवस्थाओं का अपना अपना धर्म है ना। फिर मानव का स्वभाव भी है ना, वो स्वभाव क्या है, उसको जो है वो देखा जाए। तो मैं जब बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में देखता हूँ तो मुझे अपने आसपास कई बारी जो है ना ऐसी भाषा सुनने में मिलती है, आप लोग भी देखते होंगे कभी कभी, कि जैसे किसी के बारे में बात हो रही है तो लगता है कि भैया वो व्यक्ति मेरे साथ में ठीक है, इसके अलावा इसके इसके बियॉन्ड मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो वो मेरे साथ में ठीक है, ये एक स्थिति बनती है, लेकिन वो सबके साथ में कैसा है, वो उसका स्वभाव बनता है ना। तो वो सबके साथ में कैसा है, वो उसका स्वभाव है। वो मेरे साथ में कैसा है, ये ये एक दूसरा शब्द इसके लिए दिया, उसको कह रहे हैं गुण। ठीक है, तो ये गुण और स्वभाव में डिस्टिंक्शन जो है ये हमारे ध्यान में रहे। तो रूप गुण स्वभाव धर्म जो हर इकाई का रहता है, उसको में रूप गुण तक हमने देखा है, स्वभाव धर्म जो है इसकी तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चारों अवस्था चारों पदों में स्पष्ट है, विकास का अध्ययन परमावश्यक है। विकास है ना, तो विकास कैसे हुआ है, गठनशील से गठनपूर्ण, फिर गठनपूर्ण के बाद में क्रियापूर्णता, क्रियापूर्णता के बाद में जागृति पूर्णता, ये पूरा का पूरा क्रम है। और विकसित इकाई के रूप में जीवन का अध्ययन संपन्न होता है, और जीवन में ही जागृति क्रम जागृति का स्पष्ट प्रमाण होता है। तो ऐसे विकासात्मक अध्ययन में केवल तात्विकता मतलब केवल सच्चाइयों का वर्णन समझ में ना आने के कारण जो है वो परेशानियां हुई हैं। तो उसके लिए तर्क की सहायता आवश्यक है। तो यहाँ पर बाबा जी ने थोड़ा सा तर्क के साथ में लिंक किया कि पूरा का पूरा जब भी समझाने का कार्यक्रम हो, वो लॉजिकली होगा, तभी बात पहुंचेगी। अगर लॉजिकली नहीं समझा पाएंगे, लॉजिकली हम अपनी बात को नहीं रखेंगे, तो बात जो है वो पहुंचने वाली नहीं है। काफी बार गैप्स जो है वो समझने समझाने में इसीलिए भी आते हैं कि बात हम लॉजिकल तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ तर्क की आवश्यकता इसलिए है या इसलिए रखी गई है कि जिसे पाना है, जिसे सिद्ध करना है, जो डिजायर्ड है, उसकी कल्पना पहले से साधक में रख दी जाए कि भैया ऐसा प्रस्ताव है, और फिर उस प्रस्ताव को लॉजिकली डिस्कस करके रखा जाए। ये जो है ये करने का काम। तो अध्ययन करना है, अध्ययन करने के बाद में जो अध्ययन किया है उसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे, उसके हम एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे। और ऐसा करते करते तीसरी स्टेज मतलब पहली स्टेज अध्ययन करना जिसमें हम अभी हैं, दूसरा उस अध्ययन करने के बाद में हम उस अध्ययन के आधार पर अपनी जो भी ट्रायल एंड एरर के हिसाब से कुछ करेंगे, फिर पाएंगे कि भैया कुछ तो ठीक से समझ आया है, कुछ अभी भी गलती हो रही है, फिर से अध्ययन करेंगे। तो पहला और दूसरा स्टेप में एक सर्कुलर काम चलता रहेगा। दूसरे पे पहुंचूंगा, कुछ करूंगा, कुछ नहीं हुआ, फिर से पहला करूंगा। ऐसा करते करते जो ना एक स्टेज आएगी कि हमारी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, पूरा प्रयोग हो जाएगा, पूरा अभ्यास हो जाएगा। तो तृतीय स्थिति में हम अनुभव प्रमाण प्रमाणित होना ही उपलब्धि और सार्थकता है। तो हम में से कोई साथी जो है वो ऐसा इवेंचुअली मेहनत करते हुए इस सेटिस्फैक्टरी पोजीशन पहुंचेंगे जिसमें बाबा जी पहुंचे थे, कि हाँ अब मेरे को पूरा समझ में आ गया है, अब मैं कुछ भी समझाने के लिए उपलब्ध हूँ। तो ये वाली अध्ययन जो है मानव कुल के लिए, मानव कुल सुरक्षित रहने के लिए बड़ा आवश्यक है। बिल्कुल ठीक है, इसीलिए इसको एजुकेशन में लाने की भी जरूरत है। ठीक है, तो इतनी बात हुई दीदी इसमें, ये अध्ययन से रिलेटेड जो है। ठीक है भैया, थैंक यू। नहीं, सारी की सारी चीजें तर्क संगत हैं, लॉजिकल हैं। और जो आपने पहला सवाल पूछा था ना वो भाषा वाला,
मतलब मेरे में फिर से बाद में एक और थॉट आ गया बात करते करते कि जैसे हम सुख और सुविधा की भी बात करते हैं, है ना? तो मतलब मैं अपने में बड़ी क्लियरली देख पाता हूँ कि आज से 7-8 साल पहले तक अगर मेरे से कोई पूछ भी लेता था कि सुख और सुविधा में अंतर क्या है, तो मैं देख पाता हूँ कि मेरे को वो क्लैरिटी नहीं थी। कुछ ऐसे बोलने के लिए बोल देंगे, लेकिन खुद को भी पता चलता था कि भैया सुख किसको कह रहे हैं, सुविधा किसको कह रहे हैं, ये अपने में भी क्लियर नहीं था। तो जो क्लैरिटी बने, वो वो मूल्यांकन जो है ना, वो वो जो हम दर्शन क्षमता, वो सारी बातें कर रहे थे, तो हमारे अंदर जो है वो जैसे-जैसे समझ बनती है, हमारी हम मूल्यांकन कर पाते हैं, फिर मूल्यांकन करके ये पाते हैं कि सुविधा की भी ज़रूरत है, लेकिन एक्चुअल में मानव सुखधर्मी है ना? तो सुविधा से सुखी नहीं होता है। फिर हम लॉजिकली देखते हैं बाबा, जब ये लॉजिक से लिंक हो जाए, हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख पाते हैं भाई सुविधाएं तो बढ़ती गई पिछले 10 साल से 20 साल से हमारे घरों में सब में, लेकिन उन सुविधाओं के बढ़ने से जो हमने सुखी होने की हमारी एक चाहना थी, जो अपेक्षा थी, वो फिर भी फुलफिल नहीं हुई, है ना? तो सुविधा से सुख नहीं मिला, इसको हम देख पाए। तो सुविधा अलग है, सुख अलग है। ये हमारा भाषा के रूप में क्लैरिटी बनती है, समझ में आती है ना? और फिर हम इसका मूल्यांकन भी कर पाते हैं, और ये फिर एक जो है ना, एज ए क्रम जो है ये फिर आगे बढ़ता है। फिर हम इसको भाषा के रूप में घर में भी रख पाते हैं, अपने दूसरे साथियों के साथ में भी रख सकते हैं। तो ये लॉजिकल है, मतलब इसमें कोई प्रवचन वाली या वो जैसे हमने परंपरा में देखा हो ना कि रहस्य वाली बात है भैया, कि ये ऐसे ही होता है, ईश्वर ये करेंगे, है ना, ये वो इसके कारण हो रहा है, वो उसमें समझ में नहीं आता था। यहाँ पर हम सब कुछ क्लियरली देख पाते हैं। इसको बाबा जी तर्क के साथ में लिंक कर रहे हैं। जीवन दिखता नहीं है, फिर भी इसको वो लॉजिकली शायद समझा बहुत जा अलग सकता ही है। है, क्योंकि हाँ, शायद ये सबसे बड़ा फर्क भी है, क्योंकि बाकी जगह पर आप बोल नहीं सकते ना कि ऐसा क्यों, क्यों? या इसके पीछे क्या रहा होगा सोचने के लिए। बिल्कुल। और बताएं। ठीक है, अगर प्रश्न नहीं है तो 4 भी बजने वाले हैं, और आज थोड़ा सा कवर भी हो गए हैं 4-5 पेजेस। तो अगर लगे तो यहाँ पर वाइंड अप करते हैं और कल कंटिन्यू करेंगे। वैसे मैं अवेलेबल हूँ, कुछ बात करनी हो तो 5-10 मिनट और भी कर सकते हैं। क्लोज करें भैया सुनील भाई फिर मीटिंग? ठीक है भाई। ठीक है, तो कल हम पेज नंबर 38 के ऊपर से बिल्कुल ऑलमोस्ट बिगिनिंग से शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कल मिलते हैं फिर। नमस्कार। नमस्कार ठीक है भैया। थैंक यू। नमस्कार जी। ठीक है, थैंक यू भैया, नमस्ते।